ओके सो हेलो गाइस, क्या हाल है? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने और एक नए गेस्ट के साथ और कुछ नई बातें। आज जो हमारा सेशन है बहुत ही डिफरेंट वाला सेशन है। आज हम बात करने वाले हैं पोइट्री के बारे में। और पोइट्री एक ऐसी चीज़ है जो शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसको पसंद नहीं आती है। तो हम उसी से रिलेटेड आज बात करने वाले हैं। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं राज बिहारी गौड़ सर। तो उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हर चीज़ के ऊपर लिखा है। कॉमेडी लाफ्टर चैम्पियन जा चुके हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। उन्होंने अपनी कविताएं कही हैं और इवन बाहर भी देखा जाए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी कविता के माध्यम से लोगों को बताई और अजमेर का नाम रोशन किया है। तो अभी जस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सर कुछ ही देर में। ओके, सो वेटिंग कनेक्शन। सर गुड इवनिंग सर। नमस्कार भैया, नमस्कार। सर आपका और फोन सीधा कर लीजिए फोन अभी सीधा करो भाई। लैंडस्केप में। और हाँ हाँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर। कैसे हैं सर? मैं बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और सर लॉकडाउन कैसा जा रहा है? वो तो खैर सबके लिए जैसे जा रहा है वैसे जा रहा है। हम लोग तो घर में बैठे हुए किताबें पढ़ते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, टेलीफोन पे आप लोगों से मोहब्बतें करते रहते हैं, कविताएं लिखते रहते हैं हम तो। ओके तो सर अभी अगर शुरुआत की आज का सेशन जब शुरुआत करें तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपका ये पोएट वाला पोर्शन कब से स्टार्ट हुआ? देखो, ये बहुत अच्छा साले सवाल है। यकीनन दरअसल क्या है, कोई भी पोएट्री, आप भी थिएटर करते हैं या कोई भी हम्म सिंगिंग आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट होता है, हम्म बेसिकली किसी भी आर्ट के जन्म की तारीख आपको पता नहीं होती, वो अंदर होती है, हाँ इनबिल्ट होती है। और वो बिल्कुल। कब होती है ये भी पता नहीं चलता। बस सिर्फ क्या है, जैसे कि एक छोटा बच्चा पैदा होता है, आर्ट या कला या साहित्य भी आपके भीतर पैदा होता है, हम हम्म उसे धीरे धीरे वो कब बड़ा हो जाता है। हम ओके ये थोड़ा ध्यान रखते हैं कि हमें पहली कविता कब लिखी है तो पता नहीं होता, लेकिन पहली कविता कब सुनाई, कौन सी हाँ सुनाई, ये ध्यान रहता है। तो ओके लगभग लगभग अगर हम मोटे मोटे रूप में कहें तो मुझे भी जब मैं 16-17 साल का, 20-18 साल का रहा हूंगा, तब मुझे हम्म ये कविता का शौक याद है। कुछ कुछ मैं लिखता था, हालांकि ओके वो टूटा फूटा ही लिखता था। उसे हम्म मैं आज की तारीख में कविता भी कह पाऊं कि नहीं कह पाऊं मुश्किल है, लेकिन हाँ, मैं कह सकता हूं कि मैं वहां से शुरू हुआ था। ओके तो सर इंटरेस्ट अगर बोले, क्योंकि अगर कोई भी चीज आप कोई भी आर्ट अगर करते हो तो इसका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं से जागरूक होता है, तो वो इंटरेस्ट कहाँ से आया? देखिए क्या है कि अब जैसे आपका समय है, मतलब इस जनरेशन का जो समय है, हम्म आपके सामने जो सामने बिखरा हुआ है, फर्ज कीजिए हम्म आपके सामने सोशल मीडिया है, मीडिया है, आप हम्म बहुत सारे सीरियल्स देखते हो, बहुत सारे एंटरटेनमेंट कॉन्सेप्ट देखते हो, तो बिल्कुल। वहीं ना कहीं से वहीं इंस्पायर्ड होते हो। हमारे ओके समय में किताबों का एक बहुत अच्छा युग था। धार्मिक हम्म साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाएं आती थी, उनको पढ़ते थे तो लगता था हम्म यार जो लोग इसमें छपते हैं कभी हम भी छपें। कवि हम्म सम्मेलन सुनने जाते थे तो लगता था यार ये हुल्लड़ मुरादाबादी, निर्भय हाथरसी जैसे बड़े बड़े नाम हैं, उस समय के हमारे स्टार वैल्यू लोग थे, कि हम भी हम्म कभी ऐसा बने। तो वो एक अंदर हम्म से उनको देखकर एक प्रेरणा जागती थी। तो हम्म फिर हम लगने लग गए, काम पे किया, लगना चालू किया, थोड़ी लोगों की प्रारंभिक प्रशंसाएं मिली, फिर धीरे धीरे हम्म सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आज आपके सामने। ओके तो सर एग्जैक्टली उस टाइम में जो आता था मटेरियल, आप जो बताया कि आपने इतने सारे जो आपने दिग्गज जो पोएट थे उन लोगों को आपने पढ़ा, जो भी लेखक थे उनको पढ़ा, लेकिन अगर देखा जाए एक कॉमिक वाला पार्ट अगर आपका देखा जाए तो सर वो किस तरह से कि आप मेरे को कॉमिक वाला अगर जो पोएट्री करनी है मुझे कॉमिक में कैसे करनी है, वो चीज देखिए किस क्या तरह था, से? अब मैं इसको इस तरह लूं कि बेसिकली जब मैं कविता लिख रहा था तो गंभीर ही कविता लिख रहा था, लेकिन अच्छा। जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करता था, जब हम करते हम्म हैं इंटरेक्ट, तो लोगों में एक उम्र का भी एक मजा होता है कि लोगों को यारी दोस्ती में हंसी मजाक, उस तरह का माहौल जरा होता है। वो हम्म कविता के रूप में नहीं था, वो एक नेचर में था कि किसी को ओके हंसते हुए कोई बात कह दी आपने, कोई होता ना, हम्म एक नेचर होता है आदमी का। हाँ क्योंकि इनबिल्ट आप अंदर से थिएटर कर रहे हो मान लीजिए, लेकिन हर वक्त आप थिएटर नहीं कर रहे, तो आपका नेचर कुछ और हो सकता है। तो बिल्कुल नेचर बिल्कुल। मेरा हंसी मजाक का, या कह सकते हैं ह्यूमरस था, एक ओके इंस्टिक्ट था, विट थी।
फिर धीरे धीरे जब मैं अपने आप को लोगों के सामने लाया तो मुझे लगा कि कविता के क्षेत्र में अगर बिकना है तो आपको हास्य कविता लिखनी चाहिए। ओके। तो मैंने फिर हास्य कविता एक दो लिखी और मंच पर वो पसंद की गई और मुझे पहचान मिलती चली गई। तो ये मेरा एक, और फिर उसके बाद में कॉमिक रूप में ये आपका लाफ्टर चैलेंज आ गया। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। उसमें पोएट्री, थिएटर, म्यूजिक, मिमिक्री, सभी तरह के स्कूल्स थे कॉमेडी के। पोएट्री भी के स्कूल्स है, वो मैं पोएट्री को लेकर गया। तो वहां पर मेरी पहचान और एनरिच हो गई। ओके। तो सर पोएट्री में जैसे आपने देखा कि हर एक जो आपका जोनर रहता है, हर जोनर रहता है, भले वो पॉलिटिकल हो चाहे मूवी से रिलेटेड हो, हर तरह के, तो आपका फेवरेट अगर देखा जाए तो कौन सा जोनर रहता है? नहीं, पोएट्री में देखिए मैं क्या है कि मुझे जो ज्यादातर लोग हैं, 89% लोग हैं, वो मुझे हास्य कवि के रूप में जानते हैं। कॉमेडी और ह्यूमर में फर्क है। मुझे ह्यूमर पोएट के रूप में जानते हैं। कॉमेडी बहुत लाउड होती है। मैं कॉमेडियन नहीं हूं, मैं ह्यूमरस पोएट हूं। कॉमेडी और ह्यूमर में थोड़ा सा फर्क है। जैसे कपिल कॉमेडी करता है, जहां कॉमेडी लाउड हो जाए, जहां हंसी लाउड हो जाए, आप उसको आप यूं समझ सकते हैं, ठाकर और अट्ठास, मुस्कान और हंसी में जो फर्क है ना, वो कॉमेडी और ह्यूमर में फर्क है। तो मैं ह्यूमर का पोएट हूं, आई एम नॉट ए कॉमेडियन, वन थिंग। एनीवे, मुझे ह्यूमर के पोएट के रूप में एक रिकॉग्निशन मिला। तो और साइमल्टेनियसली मैंने ह्यूमर का राइटिंग बहुत किया। मतलब मैंने लेख लिखे, किताब आई मेरी व्यंग की, जिसे लोकतंत्र के नाम, उससे मुझे ह्यूमर का एक, मैं कहीं बहुत जगह छपा तो ह्यूमर का राइटर माना गया मैं, ह्यूमर और सटायर। तो वो मेरी पहचान बनी। साथ साथ मैं दूसरी विधाओं में भी लिखता रहा हूँ, वो भी काम कर रहा हूँ। सेंसिबल सेगमेंट में जब मैं अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल करता हूँ तो उस सेगमेंट में भी मेरी एक रिकॉग्निशन बनती है। जहाँ सेंसिबल पोएट्री है, गंभीर पोएट्री है, वो एक अलग तरह का सेगमेंट है। ओके। तो अभी अगर देखा जाए आप रेलवे में भी जॉब करते हैं, ठीक है, और साथ में ये वाला पॉइंट, तो दोनों को किस तरह से बैलेंस किया जाता है? देखिए, आप एक चीज समझिए, रेलवे का जॉब एक होता है पेट, आपका शरीर है ना, उसमें पेट है, एक मन है, एक दिल है, एक दिमाग है, हाथ पैर है, सब चीजों का अपना अपना काम होता है। कोई कहे कि आप रेलवे का जॉब करते हो तो जिम में कैसे जाते हो, या कोई कहे कि आप टीचिंग है तो मॉर्निंग वॉक कैसे कर लेते हो, आपसे कोई कहे कि यार म्यूजिक कैसे सुन लेते हो। ये जॉब पेट के लिए होता है, वो उसकी आड़ होती है। आपको जो दूसरे काम करने हैं उसमें कोई हिंड्रेंस पैदा नहीं होती। पेट में आपको 4 रोटी खानी है, 4 खाओगे यार, उसके अलावा आप 24 घंटे 4 रोटियां थोड़ी खाओगे। तो वो मेरी को कभी भी रेलवे के जॉब ने, वो 8 घंटे की जॉब ने कभी मेरी इंटरनल जो दूसरी फीडिंग थी उसमें कहीं हिंड्रेंस पैदा नहीं किया, किसी को भी पैदा नहीं करता है। वो तो आप अपने आलस्य के लिए एक एक्सक्यूज है कि यार हम ये काम करते हैं। ओके। तो जैसे पोएट्री वाला अगर पोर्शन देखे तो अब जैसे लोगों को पता लग चुका है, जैसे कि हाँ आप लाफ्टर चैंपियन में जहाँ पे गए थे, उसके बाद लोगों का नजरिया एक चेंज हो जाता है कि अब ये आएगा तो 100% हमको कुछ ना कुछ सुनाएगा, ठीक है, या फिर हम इससे कुछ ना कुछ सुने। तो वो किस तरह से होता है कि अगर अभी भी ये चीज होती रहती है कि हाँ अगर आपके साथ खड़े हुए लोगों का दो स्थितियां हैं। एक होता है कि लोगों का नजरिया क्या है, एक आपका नजरिया क्या है ना। आपको एक स्वाभाविक बात है कि जब आप बड़े होते हो एज के हिसाब से और थॉट के हिसाब से, तो आप अंदर ही अंदर इंटरनल एनरिच भी होते हो। लोग घर में आपसे हर वक्त एक अलग चीज की एक्सपेक्टेशन करते हैं, पर आपको उनकी एक्सपेक्टेशन लगातार बनानी भी पड़ती है कि नहीं ये चीज भी है लेकिन ये भी चीज है अपनी जगह। कॉमेडी हम प्लेटफॉर्म पे जाते हैं या कवि सम्मेलनों के उस पे जाते हैं जहां हमारी वो भी एक आजीविका है, पैसा मिलता है, काम करते हैं। लेकिन जब हम इंटरेक्ट करते हैं किसी से, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये कॉमेडी की बात नहीं है, ये हंसी मजाक नहीं है, ये बड़ी सेंसिबल टॉक है। सेंसिबल टॉक या सेंसिबल बात या सेंसिबल पोएट्री की अपनी वर्थ बड़ी होती है। इसलिए वो जो एक्सपेक्ट करते हैं वो अपनी जगह है, फिर मैं उनसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरी अच्छी बात सुने। ओके। तो ऐसा कभी हुआ है कि आप वहां पे बोल रहे हो और किसी को, जैसे आपने सटायर वाला पोर्शन अगर देखें, आपने कुछ सटायर किया, किसी को कुछ बुरा लगा हो कभी ऐसा? नहीं, देखिए वो तो एक स्वाभाविक बात है, लगेगा वो, मतलब ऐसा आज की, और अब तो कम से कम बहुत ज्यादा इंटॉलरेंस है, ओवरऑल सोसाइटी में इंटॉलरेंस है। आप फेसबुक पर आप कुछ भी लिख दीजिए, अगर मेरे को आपका पसंद नहीं है तो मैं आपको ब्लॉक कर देता हूँ, फ्रेंड कर देता हूँ, बकवास करता हूँ। तो वो बुरा लगना अपना ठीक है, आप मेलाफाइड इंटेंशंस ना रखिए।
और जो पोएट होता है या जो भी आर्टिस्ट होता है, किसी भी फैकल्टी का आर्टिस्ट हो, वो इन इंटेंशन से ऊपर जाकर ही बन पाता है। तो ये आप इंटेंशन से तो ऊपर आपको रहना ही पड़ेगा, लेकिन आप इस बात से परवाह भी नहीं कर सकते, परेशान भी नहीं हो सकते कि किसको बुरा लगेगा और किसको अच्छा लगेगा। ओके, ठीक है सर जी। लॉकडाउन पर कुछ लिखा है तो सुना दीजिए। यहाँ पे प्रवीण कह रहे हैं लॉकडाउन से रिलेटेड कुछ बहुत लिखा है सारा तो लिख सुना। रखा है, याद कुछ नहीं है। मैं आपको चलो खैर सुना देता हूँ। एक कोई कविता है हल्की सी, और वो आपको हो तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं, वहीं सुना देते। देखता हूँ नहीं नहीं सर, कहाँ यहाँ है। पे हमको लाइव ऑडियंस सुन रही है तो अच्छा, बिल्कुल। लाइव सुन रही है क्या? देखता हूँ, चलो चलो देखता हूँ, है ना। चश्मा लगाना पड़ेगा। ये कोरोना, ये नहीं। थोड़ी सी हंसी मजाक की सुनना चाहोगे, ऐसा लग रहा है? जैसी आपकी सर, जो आप सुनाना चाहें। नहीं, वो मैंने दोनों ही तरह गंभीर भी लिख रखी है, लेकिन पहले मैं हल्का फुल्का सुना देता हूँ, फिर जी आप बिल्कुल। मतलब वैसा सुन लेना। बिल्कुल सर। चीन, इटली, फ्रांस, अमेरिका, यहीं से आया है ये। चीन, हम्म। इटली, फ्रांस, अमेरिका, इन्होंने हमसे कुछ भी नहीं सीखा। कोरोना से डर रहे हैं, बिना बात मर रहे हैं। 2 कौड़ी की बात, धोते रहो हाथ। बड़े बड़े सूरमा नहीं अड़ते हैं, क्योंकि हम तो जिसके पीछे भी पड़ते हैं, हाथ धो के ही पड़ते हैं। हम तो पुराने कोई लोग हैं। फिर वो बिना धोए भागता है, ये एहसास जागता है, धुलने धुलाने का मजा ही कुछ और है। जिसने धो दिया वो साहूकार, जो धुल गया वो चोर है। ये हमारा कल्चर है। चलो एक और सुनो। इसमें भी नया झोल, पानी में अल्कोहल, क्या कहते हैं, सेटेलाइजर कहते हैं, सैनिटाइजर, सैनिटाइजर। सैनिटाइजर कहते हैं। हम सारे ब्रांड अपनी जेब में रखते हैं, एक जेब में देसी, दूसरे में विदेशी, अच्छे अच्छों की ऐसी की तैसी। 2 घूंट के बाद तो हमें अपना चेहरा ही नहीं दिखता है। ये वायरस भी हमारे सामने 2 मिनट से ज्यादा कहाँ टिकता। फिर खुद हद पार करते हैं, उसे सरहद पार कराते हैं। इस खुशी में एक एक एक्स्ट्रा पैग लगाते हैं। तो ये बहुत सारी बातें। चलो एक और सुन लो। सोशल डिस्टेंसिंग के बड़े चर्चे चल रहे हैं, हमारे सारे परिवार इसी के भरोसे पल रहे हैं। पास में बड़ी बीबी से नेट पर चैट, दूर प्रेमिका को मैसेंजर पर सेट करते हैं। डीपी देखकर बच्चों का चेहरा पहचानते हैं। घर का स्टेटस फेसबुक पोस्ट से जानते हैं। मोबाइल स्क्रीन पर दुनिया घूमते हैं। ईयरफोन लगाकर बिना बात झूमते हैं। मॉल हो या मेले, हम हर भीड़ में हैं अकेले। एकांत में फंस गया तो इसका दम घुट जाएगा। अबे वायरस हमारे चक्कर में पड़ गया तो तेरा सारा रुतबा लुट जाएगा। नाइस, तो ये एक अलग बहुत बढ़िया तरह का सर। है, क्योंकि क्या होता है, हंसी और हास्य कविता के साथ जो सबसे बड़ी बात है, वो समूह में सुनी जाती है, वो भीड़ में बिल्कुल सुनी जाती बिल्कुल है। उसमें प्रतिक्रिया का बिल्कुल बड़ा महत्व है। आप देखते हो ना, बिल्कुल कॉमेडी सही है। सर्कस हो या कपिल का हो, वो सामने एक सिद्धू बैठा रहता है, वो हंसता है, सिद्धू भीड़ जी। हंसती है। तो हम बिल्कुल ये क्या है, सोशल और फेसबुक लाइव पर उनका इतना इम्पैक्ट नहीं आता। बिल्कुल सही है। समझ रहा हूं मैं। ओके। तो सर अगर आपकी देखा जाए, आपकी जो पोएट्री वाला पोर्शन देखे तो उसमें मूल्य सटायर होता है। तो सर वो क्यों? एक्चुअली अगर तो डायरेक्ट बात बोलना वाला पोर्शन, एक सटायर वाला पोर्शन, तो वो क्यों? मतलब देखिए, सटायर वाला पोर्शन क्या मतलब, मैं समझा नहीं आपका सवाल सीधा सीधा। कि व्यंग्यात्मक, एग्जैक्टली आपका जो कॉमिक होता है, जो कॉमिक वाला पोर्शन होता है आप पोएट्री से रिलेटेड, तो सटायर करते हैं आप। देखिए एग्जैक्टली वैसे एक तो क्या, हर लेखक का अपना एक तरीका होता है, हर कवि का अपना एक तरीका वही होता है। चीज वही इसमें चीज। मैं किसी को मतलब कमतर नहीं आंक रहा, लेकिन जहां तक मेरा है, मुझे लगता है हंसी, हंसते हंसते अगर केवल हंसी रुक जाएगी तो वो कुछ मूल्य नहीं रहता। जब आप हंसते हंसते सोचने लग जाते हैं या किसी सोच पर ठहर जाते हैं, तो हंसी का बिल्कुल मूल्य बड़ा हो जाता है। जैसे केले बिल्कुल। के छिलके पर कोई फिसला और आप हंसे, तो थोड़ी देर बाद आपको वो हंसी याद नहीं आई। लेकिन बिल्कुल। आप मतलब किसी और ऐसे हंसते हंसते आपको लगा यार ये क्या हो गया। तो सटायर वही है जो हंसते हंसते एक छोटी सी चुभन दे देता है। शायद बिल्कुल उस तक हम यात्रा करते हैं, अपनी हंसी को वहां तक ले जाते हैं,
हमारे सामने एक ओके। मंजिल होती है कि हमें वहां तक पहुंचना है, तो एक कविता लिखने का सफर पूरा हो जाता है, बस बाकी क्या है। ओके। तो सर अभी आपने जब कविता लिखना स्टार्ट किया, आपने बताया कि आप लोग पढ़ते थे, तो सर सबसे ज्यादा अगर देखें प्रेरित वाला पोर्शन अगर आता है, प्रेरणा जहां से मिली आपको लिखने की, तो कौन से राइटर थे? देखिए, मैं लिखने की प्रेरणा अगर मैं सच कहूं तो मैंने शुरू में, आप भी कभी पढ़ना अगर समय मिल जाए, राग दरबारी एक है उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का। वो हम्म। बड़ा कॉमिक और मतलब व्यंग्यात्मक उपन्यास है, और दुनिया में सबसे बढ़िया उपन्यास है, मतलब हिंदी का। हम्म। वो पढ़ना, मैंने उसे पढ़ा था, लगभग ग्रेजुएशन कर रहा था जब की बात है। तो मुझे हम्म। लगा कि यार ये बड़ी लाजवाब चीज है, मुझे भी ऐसा लिखना चाहिए। उसके बाद हम्म। मैंने और भी राइटर पढ़े, शरद जोशी और हरिशंकर हम्म। परसाई वगैरह, और मैं व्यंग लिखने लगा। ये तो मेरा मतलब गद्य और पद्य होता है हमारे यहाँ। जो गद्य होता है राइटिंग वर्क, और कविता को हम पद्य कहते हैं। पद्य में हम्म। मैंने व्यंग कविता के रूप में सबसे पहले मोटा मोटा सुना था अशोक चक्रधर को। उनकी एक कविता थी कटे हाथ। उस हम्म। कविता में क्या भाव था कि एक बेरोज मतलब उस कविता का भाव याद है, कविता याद नहीं है, और वो मुझे बड़ी हम्म। अच्छी लगी थी। मैं 12वीं 13वीं में पढ़ता हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा था, कि हम्म। एक पुलिस वाले को एक पोटली मिलती है, और वो हम्म। पोटली खोलता है तो उसमें कटे हुए दो हाथ हैं, हम्म। और वो घबरा जाता है, बोला यार ये क्या पोटली में, और वो कटे हुए हाथ उससे बात करते हैं कि मेरे को रोजगार मिल जाता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, मैं प्रोफेसर होता तो ये कर देता, लेकिन मुझे कुछ हम्म। नहीं मिला, इसलिए मैंने, बेकार थे मेरे हाथ और उन्होंने कट गए। तो मुझे वो चीज बड़ी ओके। अच्छी लगी थी। तो फिर मैंने मतलब मुझे लगा कि यार इस तरह की बात आनी चाहिए जो थोड़ी सी आपको हंसाते हंसाते पीड़ा देती है। तो वहां से बिल्कुल। मेरी प्रेरणा आई। ओके। तो सर एग्जैक्टली अभी चलो आपने देखा कि प्रेरणा मिली, लेकिन लिखने के लिए अगर आप लिख रहे हैं तो उस पे कम से कम शब्द, ऐसा होता है कि पोएट्री में कम से कम शब्द यूज करके और एक उपयुक्त शब्द हर चीज के लिए चुनना पड़ता है। तो सर वो किस तरह से होता है कि देख हम एक जो बोलना चाह रहे हैं वो भाव प्रॉपर पहुंच जाए, प्रॉपर वर्ड हम यूज करें उस चीज को बताने के लिए? देखिए क्या होता है, मूलतः तो ये सब चीजें थोड़ी सी अनुभव से और हम्म। अभ्यास से, दोनों से आती हैं। शुरुआत में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आप, मैं आपका उदाहरण बार बार इसलिए दे रहा हूँ कि आप उस फैकल्टी को समझ सकते हो। अभिनय के क्षेत्र में भी आपको कई बार उस करेक्टर में घुसने के लिए या उस जग तक पहुंचने के लिए बहुत सी बार उससे भी बेहतर हो जाता है। तो हमें बहुत सारा अनुभव और बहुत सारा अभ्यास करना पड़ता है। धीरे धीरे हम्म। क्या होता है, जब आप अभ्यास और अनुभव करते हो, जैसे कि एक अच्छा गायक कुछ भी गुनगुनाता है हम्म। तो गुनगुनाते गुनगुनाते एक अच्छा गाना कह देता है। तो हम, क्या हम्म। होता है कि उस अभ्यास के तहत, अब बहुत साल हो गए, लगभग 35 साल, 30-35 साल हो गए इस काम को करते करते, हम्म। तो ये महसूस होने लग जाता है कि भाई हमें कौन से विषय पर कविता लिखनी है। बहुत सी बार खुद ये विषय आता है कि यार इस पर कुछ लिखा जाए। फिर लिखते लिखते हम्म। पहली बार में बहुत अच्छा नहीं बनता है, फिर दूसरी बार लिखते हैं। बहुत सी बार हमें हम्म। 10-10 राइटिंग करनी पड़ती है, बहुत सी बार एक ही बार में बहुत सुंदर बन जाता है। तो ये कोई ओके। इसका नियम नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ऐसा ए इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, वो का फॉर्मूला नहीं है इसका। ओके। सर यहाँ पे प्रवीण कह रहे हैं माँ वाली लेखनी भी सुना दीजिए साहब। ओहो, माँ की कविता। अच्छा, चलो, एक और सर वो मैं तो आपको याद। बता दूं कि मेरे थिएटर से रिलेटेड सारे के सारे लोग यहाँ पे आपको जुड़ रहे हैं, आपके साथ आपको सुन रहे हैं। अरे वाह 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 वाह। माँ की मैं कविता सुनाता हूँ आपको, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं जो याद तो बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। माँ मुंह अंधेरे जागती है इस एहसास के साथ कि बेटे की नींद में खलल ना पड़े। आपकी भी मम्मी है, सब मम्मियां क्या करती हैं, आपको जगाने से, मैं बेटा उठ जा, बड़े बड़े प्यार से जगाती हैं, सो जा सो जा, बिल्कुल थोड़ी देर, एक बिल्कुल। घंटे और सो जा। बिल्कुल तो चाहे बिल्कुल। वो किसी भी उम्र की माँ हो, वो अब मेरे उम्र के जो लोग हैं उनकी माएँ सुने। माँ मुंह अंधेरे जागती है इस एहसास के साथ कि किसी की नींद में खलल ना पड़े। इसको दिन हम्म। भर सूरज के साथ तपना है, इसकी आंख हम्म। में कोई जागता हुआ सपना है। बहुत बढ़िया। स्नान ध्यान कर तुलसी पर जल चढ़ाती है, तुलसी हम्म। के कान में धीरे से बताती है, मैं भी एक माँ हूं, मेरी बात रखना, मेरे बेटे का तू अपने तरीके से दिन भर ख्याल इस रखना। ध्यान रखना। क्योंकि तुलसी से माँ यही कहती होगी, बिल्कुल। राम रसोई बनाते, रसोई बनाते सजाते घर का स्वाद सहेजती है, राम नाम लिखकर खाली कॉपी में अपने परिवार को
प्रभु के संदेशे भेजती है, बहुत अपना परिवार के संदेशे भेजती है, अपनी दवा, मासिक पेंशन, जरूरी टूटा हुआ चश्मा सबको भूल जाती है, सबको टाल देती है, लेकिन दूसरों के लिए पूरी पूरी रात आंखों में निकाल देती है। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खुश होती है जिस दिन बेटा पास बैठकर बतियाता है। लंबी उम्र की दुआएं मांगती है, हमारे लिए कहीं काला टीका कहीं काला धागा बांधती है, कहीं काला टीका लगाती है। इस कालेपन से बेटे के बालों की सफेदी हार जाती है। बहुत बढ़िया। तो ये कविता है, बड़ी लंबी कविता है, लेकिन बीच में आपको सुनाता हूं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो सर मैं पूछना चाहूंगा कि जब आपने लिखना चालू किया उस टाइम पे, तब आपने बताया कि अभी कि मुझे वाला पोर्शन लगा कि सटायर इस तरह से कि लोगों के पास मैं ऐसा मैसेज पहुंचा दूं कि हंसते हंसते लोगों के पास मैसेज पहुंच जाए, ऐसा। तो अगर लैंग्वेज वाला पोर्शन देखा जाए तो लैंग्वेज आपने हिंदी वाला पोर्शन भी है और उर्दू के भी वाला पोर्शन भी है, इंग्लिश वाला पोर्शन, तो किस में आपको ज्यादा बेटर लगता है कि अब मुझे हिंदी में लिखना जरूरी है, या फिर ऐसा कुछ कभी दूसरे में ट्राई किया आपने? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, देखो कविता के लिए जो सबसे बड़ी बात है, किसी बड़े आदमी ने कहा भी है कि कविता उसी भाषा में संभव है जिस भाषा में आपको सपने आते हैं। अच्छा। कविता उसी भाषा में लिखी जा सकती है जिसमें आप मां से जिद करते हो। कविता उसी भाषा में लिखी जा सकती है जिसमें आप किसी को गाली बक सकते हो। कविता उसी भाषा में लिखी जा सकती है जिसमें आप रो सकते हो, जिसमें आप हंस सकते हो। तो ये सारी भाषाएं, जन्म के साथ जो भाषा आपको मिलती है उसमें संभव है। मैं कविता पढ़ किसी भी भाषा की सकता हूं, लेकिन लिख नहीं सकता, क्योंकि अंदर से आई हुई चीज आपकी भाषा में ही आएगी। तो मुझे जन्म से हिंदी की एक भाषा मिली, उसी में मैंने शुरू से कविता लिखी। हिंदी की कह लो या हिंदुस्तानी कह लो, उसमें उर्दू के भी कुछ शब्द थे, हिंदी के भी शब्द थे, या थोड़े बहुत आम चलन के अंग्रेजी के भी शब्द, जैसे ट्रेन है, अब हिंदी का है कि अंग्रेजी का है, मतलब जो शब्द मिक्स हिंदुस्तानी है उसमें मैंने कविताएं लिखी और उसी में लोगों तक पहुंचाई। ओके। तो सर सबसे पहली जो आपने कविता लिखी थी, वो उसका टॉपिक क्या लिया था आपने? देखो ये तो बड़ा मुश्किल सा काम है, लेकिन हाँ शुरुआती कविताओं की बात कह सकता हूँ मैं। शुरुआती कविताएं कौन सी लिखी होंगी मैंने, तो एक मैंने बड़ी धर्म पर कविता लिखी थी, जैसे दंगे वंगे होता है ना, धर्म और आस्था पर, कि उसमें वो इस तरह से थी कि मेरे धर्म ने मेरी आस्था को खा लिया, वो खुश है ये सोचकर कि उसने अपना गंतव्य पा लिया, उसका राम, उसका इस्लाम, उसकी गीता, उसकी कुरान सब है स्तब्ध, उसके उपदेश का वो शब्द नहीं है उपलब्ध, जो दिया था उन्होंने धर्म को आस्था के नाम, वो क्यों बन गया बाबर मोहम्मद या राम, जो बनकर तलवार करता है वार, कटते हैं सिर फिर कुछ और सिर कटते हैं, गीता और कुरान के पन्ने फटते हैं, गीता और कुरान के पन्ने। ये मेरी शुरुआती कविताएं हैं। ओके। तो सर जब आपने फर्स्ट टाइम आपने लिखी, क्या आप लिखने के लिए बैठे, आपका इसलिए से कमेंट आया है, प्रणाम सर आपको, भामिनी निर्वाण कह रही है प्रणाम सर, हु इज योर फेवरेट कॉमेडियन एंड व्हाई? देखिए मैं कॉमेडी को तो मैंने बताया ना कि बेसिकली मुझे ये बड़ा अजीब सा लगता है कि मुझे लोग कॉमेडियन समझते हैं, कॉमेडी और मैंने बताया ह्यूमर। मैं कवि, मेरा कवि कौन सा फेवरेट है ये तो मैं बता सकता हूँ, कॉमेडियन कौन सा फेवरेट है ये बताना अगर है मोटा मोटा, तो मैं अल्टीमेट चार्ली चैपलिन को मानता हूँ, मतलब वो उसको मैंने देखा है। और अगर कॉमेडियन में, मैं दुनिया के कॉमेडियन में ईमान उल्लाह नाम का एक कॉमेडियन रहे हैं पाकिस्तान के, उनको मैंने देखा सुना, उनको मानता हूँ। और कवियों में तो बहुत सारे कवि हैं जिनको, गंभीर कविताओं के भी, हास्य कविताओं के भी बहुत सारे कवि हैं जिनको फेवरेट कहा जा सकता है, जिनसे समय समय प्रेरणाएं ली हैं। सर भामिनी कह रही है हास्य कवि के अंदर अगर देखा जाए तो हास्य कवि के अकॉर्डिंग आपका फेवरेट कौन है? आप शायद पता नहीं जानते हो कि नहीं जानते होंगे, मेरे फेवरेट है अल्हड़ बीकानेरी। उनको कभी आप सुनना यूट्यूब पर, अलग तरह के कवि थे वो, हास्य कवि, वो मुझे बड़े फेवरेट लगते थे। और उसके बाद के अगर मैं किसी को हूं तो प्रदीप चौबे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ओके। तो सर मैं ये पूछ रहा था कि जब आपने फर्स्ट टाइम लिखना बैठे, आपने कहा कि चलो अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो उस टाइम वाली की प्रेरणा आपने बता दिया कि मैंने यहाँ से, लेकिन
टॉपिक चुनना उस टाइम का कि इस टॉपिक में मुझे लिखना चाहिए, उसमें किस तरह से आपने अपने आप को बताया कि हाँ भाई मैं इस टॉपिक पे लिखूं, अपने आप को फोकस किया? देखिए, कविता कभी भी टॉपिक चुन के लिखना नहीं लिखी जाती, नंबर एक बात। ये बेसिक बात है। ये आपको लगता है कि टॉपिक चुन के हम कविता लिखते हैं। उदाहरण के लिए, आज लॉकडाउन में मजदूर सड़कों पे मर रहे हैं। कोई भी एक कवि उससे पीड़ित होता है, उसको परेशानी होती है, उसके अंदर कुछ कुलबलाहट होती है, वो कविता लिख देगा। वो ये चुनकर नहीं लिखेगा कि यार मजदूर मर रहे हैं, मजा आ रहा है, अपन कविता लिखो। वो संभव नहीं है। वो मतलब आपको कोई भी घटना अंदर तक उद्वेलित कर दे। कवि या कलाकार के लिए जरूरी है ना कि वो किसी चीज को आम दृष्टि से देखता ही नहीं है। आप सड़क पर जा रहे हो, एक कोई आदमी पड़ा हुआ है, भिखारी पड़ा है, रो रहा है, तो एक कवि उसको देखकर कविता लिख देगा। वो घटना नहीं है उसके लिए वो उसको संवेदना पड़ी हुई है, उसने बटोर ली। तो ऐसे ही हमारे आसपास बहुत कुछ घटता है, रोज घटता है। बिल्कुल। और लेकिन घटना को लिखना समाचार है। घटना में से कुछ बात निकालना। जैसे एक मुझे याद आ रही है, कोई बहुत पहले मैंने एक घटना देखी थी। भूकंप आया था हमारे समय में, लातूर में आया था ना, महाराष्ट्र में, ध्यान हो, आप शायद बहुत छोटे रहे होंगे। तो भूकंप पर मैंने कविता लिखी। तो जब मैंने कविता लिखी तो वो कविता मैंने एक अच्छे बड़े कवि को सुनाई। उसने मुझे कविता को डांट दिया। मुझे क्या लिखा है, 2 कौड़ी की बात है, तो अखबार की बात है भैया, भूकंप आया और इतने लोग मर गए और ये होगा वो, ये कविता थोड़ी है भाई, ये अखबार की खबर है। लेकिन फिर मैंने जब कविता लिखी तो वो कविता थी, वो आज भी सुनाई जा सकती है, क्योंकि कविता प्रवृत्ति पर होती है, व्यक्ति पर, घटनाओं पर नहीं होती। उसमें छुपी हुई प्रवृत्तियां जो शाश्वत हैं, हमारे जो शाश्वत प्रवृत्तियां, उन पे कविता होती है। ओके सर, यहाँ पे राघव कह रहे हैं अजमेर के कवियों के लिए कोई मंच सजाइए अजमेर में। नहीं, देखिए, हम कोशिश तो करते रहते हैं ऐसा, वो इंडियन लिट के लिए भी और ओपन माइक के माध्यम से भी करते हैं। पर ये राघव हो या सभी बच्चों से मैं कहता हूं, दरअसल क्या होता है कि आप थिएटर को समझते हैं, कोई भी चीज, कला बिना तपस्या के नहीं मिलती। सब लोग फेसबुक पे 3 लाइन लिखने के बाद, 4 लाइन लिखने के बाद अपने आप को कवि स्थापित करना चाहते हैं। लगातार लिखिए, बड़े मतलब बड़े उनसे जो सीनियर कवि हैं, स्थापित कवि हैं, उनको जानिए, समझिए, पढ़िए, तो अपने आप मंच आएगा। उसके लिए एक बेसिक बात है कि फूल अगर हैं तो आपकी गंध के लिए जरूरी नहीं है कि उसको गला चाहिए, गंध है तो गला खुद आएगा, मंच आप तक आएगा यार। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो सर अभी मैं वापस से आपकी शुरुआत वाले पोर्शन पे आता हूँ कि जब आपने फर्स्ट वाली लिखी और जब एक एज अ कवि आप लोगों के सामने गए और फर्स्ट टाइम आप अपनी कविता जो है बोल रहे थे, उस टाइम वाला सीन कुछ बताएंगे हमें? देखिए, क्या होता है, मैं शुरू में कॉलेज के टाइम में डिबेट वगैरह करता था, डिबेट बोलता था। और कॉलेज में भी हमारे क्या होता, पोएट्री कंपटीशन वगैरह होते थे, तो इसलिए झिझक विझक मेरी थोड़ी खुल गई थी। कॉलेज में लड़का होता भी अलग तरह का, आपका सब हम उम्र होते हैं, तो झिझक का जो प्रारंभिक पोर्शन था, प्रारंभिक पक्ष था, वो मेरा खुला हुआ था। तो जब मैं कविता के मंच पर आया तो मुझे उस तरह का डर नहीं था। लेकिन हाँ, ये तो सच था कि वो जब मैं पहली बार बड़े मंच पर आया, चाहे वो सूचना केंद्र में आया हूं, मैं एक बार महामूख सम्मेलन का संचालन कर रहा था, लगभग सामने 500,000 आदमी, होली के नशे में भंगेड़ी और सब पी के बैठे हुए थे, तो वो उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं, नीचे से भी कुछ बोल रहे हैं, और पजामे बैठ जाओ इधर, तो हुटिंग भी हुई। लेकिन वो एक शिक्षण था, वो एक इंस्टीट्यूशन में जानना जरूरी था कि शुरुआती हुटिंग ने बहुत ताकत दी। वो सब एक आपकी कला का पार्ट है, वो तो कविता का पार्ट है। ओके ओके, सो धीरे धीरे आप इस तरह से आगे बढ़ते गए, फिर आपका पोर्शन आता है, अगर देखा जाए, कॉमेडी लाफ्टर चैंपियन वाला। तो सर उसके लिए, उसके बारे में कुछ बताएं, किस तरह से आपको लगा कि अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, और सब कुछ वाला पोर्शन? देखिए, वो बड़ा एक अलग कहानी है, लेकिन चलो थोड़ा सा बता देता हूँ, आप जानना भी चाहिए आपके माध्यम से शहर को। दरअसल क्या था कि जब लाफ्टर चैलेंज फर्स्ट आया, जिसमें राजू श्रीवास्तव, एहसान कुरैशी और ये सब लोग थे, ध्यान हो आपको, तो एहसान कुरैशी हमसे बहुत जूनियर कवि था। अब तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो गया था, बाद में तो बहुत जूनियर कवि था। और फर्स्ट लाफ्टर में हमारे जो एंडोमाल कंपनी थी और उसमें जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कई कवियों से संपर्क किया था, लेकिन हर कवि ने उसको कमतर माना कि छोटी चीज है, और वो नहीं गए। और फर्स्ट लाफ्टर को अच्छी टीआरपी मिल गई और हमारा एहसान कुरैशी रातों रात स्टार बन गया। ये एक कहानी थी।
फिर दूसरा लाफ्टर चैलेंज आया, उसका सीजन सेकंड आया, उसमें भी उन्होंने ये काम किया कि कुछ कवियों से संपर्क किया, क्योंकि उन लोग क्या करते थे, 3 तरह के हैं उनके, ऑडिशंस करते थे, कहीं से सीडी वगैरह देखते थे, और जो स्थापित नाम, जो उस समय के लोग थोड़ा बहुत जानकार थे, उनसे वो टेलीफोनिक संपर्क करते थे कि सब हमारे शो में आओ ताकि हमारे को कंटेंट मिले। तो लाफ्टर सीजन 2 में भी उन्होंने मुझसे संपर्क किया था बाई द वे, पहली में तो नहीं किया, दूसरे में। तो हम में से ज्यादातर कवि, मैं भी था उसमें शामिल, उन्होंने कहा यार नहीं यार, ये हमारे स्तर की चीज नहीं है, ये मुझे ऐसा लगा उस समय। बहरहाल तो हम लाफ्टर सीजन 2 में भी नहीं गए। लाफ्टर सीजन 2 में आए थे प्रताप फौजदार, आपको ध्यान हो, और कुछ कवि आए थे उसमें, सुरेंद्र दुबे वगैरह भी थे, कई थे, कुछ लोग उसमें भी स्टार बने, कुछ नहीं बने। अब आता है लाफ्टर सीजन 3। ये बड़ी अंतरंग सी बात है जो मैं बहुत कम लोगों को पता होगी। लाफ्टर सीजन 3 में फिर उनका फोन आया मेरे पास, क्योंकि मेरी क्या एक छवि थी कि मैं क्रिएटिव हूँ, लिख लेता हूँ अच्छा, मतलब सॉफ्ट हाथ से था मेरा। तो उनको शायद, क्योंकि लाफ्टर सीजन 2 में एक डॉक्टर तुषार आए थे, उनकी टीआरपी बहुत अच्छी गई थी, तो वो चाह रहे थे कि डॉक्टर तुषार की तरह का कोई बंदा आए जिसको थोड़ा लोग, एक इंटेलेक्ट लोग, अच्छे लोग पसंद करें, मतलब उनका ये सोच था। तो लाफ्टर सीजन 3 में जब उनका फोन आया, हेमंत एक हुआ करते थे असिस्टेंट प्रोड्यूसर, उनका फोन आया, बोला गौड़ साहब ऐसे ऐसे हम चाहते हैं। तो मैंने कहा यार मेरे को तो मजा नहीं आएगा, वहां मेरे लिए कंफर्ट जोन नहीं है, तो म्यूजिक से बजाते हो और माइक लेके आना, और वो मतलब पता नहीं कैसे क्या होगा, मैं बैठेगा नहीं काम। अब मैं उसे मना कर ही रहा था, करके मैं थोड़ा सा, तो एक बार फिर 2-4-6 दिन बाद उदयपुर में मेरा कोई कवि सम्मेलन था, वहां एक लाफ्टर का बंदा था सुनील सांवरा, वो लाफ्टर सीजन 2 में आ गया था। तो उस बंदे ने, मतलब जैसे आप छोटे, मतलब मेरे से छोटा था वो उम्र में, तो उसने एक बढ़िया बात कही जिसने मेरी बत्ती खोल दी। तो कवि सम्मेलन हो गया, पूरा खत्म हो गया, रात को वो मेरे कमरे में आया, बोला दादा आपसे एक इजाजत लेनी है। मैंने कहा क्या हो गया, बोल भाई। कि यार आप बहुत देर से कह रहे हो मैं लाफ्टर में नहीं जाता हूँ, लाफ्टर 2 कौड़ी के होते हैं, लाफ्टर वाले ये होते हैं वो होते हैं, आपने जो आज सुनाया ये मैं सुना दूं क्या लाफ्टर सीजन 3 में? तो मैंने कहा तू कैसे सुना देगा? बोला मैं तो पूछ भी रहा हूँ, दूसरे तो पूछेंगे भी नहीं। वो आपका माल उड़ा के सुना देंगे। मैंने कहा तू कहना क्या चाह रहा है? बोला मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपने मुंह से अपनी बात सुनाया हो, वरना फिर रोते फिरोगे यार ये मेरी चीज है और उसकी चीज। और मैंने कहा यार भाई थैंक यू यार, उसने मेरी आंख खोली। और सुबह मैंने फोन किया, मैंने कहा हेमंत मैं आ रहा हूँ, और मैं लाफ्टर सीजन 3 में गया। और उसमें फिर उसकी बात की यात्रा तो पता ही है, वहां पे भी बहुत रेगार्ड। मैं अकेला था जो लाफ्टर सीजन 4 में भी रिपीट हुआ था। फिर क्योंकि लाफ्टर सीजन 3 में मेरा कॉम्पिटिटर सुदेश लहरी थे जो उस एपिसोड में जीत गए थे और मैं रह गया था। तो प्रोडक्शन टीम ने ये सोचा था कि शायद मेरा पूरा आना बाकी रह गया, उन्होंने लाफ्टर सीजन 4 में मेरा यूज किया, और उसके बाद जो फायदा नुकसान हुआ आपके सामने। बिल्कुल सर। तो सर अगर देखा जाए, हर एक जो कवि होता है उसका एक लहजा होता है, हर एक बोलने का एक तरीका होता है। जैसे आपने इतने सारे अभी कवियों का नाम लिया, कुछ बहुत अपना एक ट्यून होती है उनकी। तो सर वो ट्यून को बोला था, किस तरह से चुना जाता है कि हमको इस तरह से बोलना है, या फिर लहजा होता है, ये किस तरह से होता है? ये बन जाता है, होता कुछ नहीं है। मैंने कहा ना कविता ना बनाई जाती ना लहजा। अब मेरा क्या लहजा है मुझे पता भी नहीं है, लेकिन लोग उस लहजे को रिकॉग्नाइज करते हैं, मेरे उस लहजे से मुझे पहचानने भी लग गए हैं, है ना। ये अपने आप बन जाता है, क्योंकि जो आप लिख रहे होते हो, कह रहे होते हो, बहुत सारी चीजें होती है जो आपको बनाती हैं, तो वो बनता है, होता नहीं है। तो इट्स लाइक अ नेचर, आप कह सकते हैं कि अपने नेचर पे डिपेंड करता है कि किस तरह से क्या चीज होने वाली है। एग्जैक्टली। ओके, तो सर वहां से अब आपने जब लाफ्टर चैंपियन खत्म किया, उसके बाद बाकी जगह आपको बुलाया जाने लगा, तो सर अलग अलग चैनल पे आपने किया, तो वहां का क्या आपका पूरा का पूरा सफर रहा, उसके बारे में बताएं कुछ। देखिए अलग अलग चैनल्स थे, क्योंकि फिर आप एक आदत में शुमार हो जाता है, और चैनल्स पे आने के बाद मुझे एक सेलिब्रिटी का स्टेटस सा भी मिला। फिर मुझे लगा कि मुझे और अपने आप को ग्रो करना है, मेरे कंटेंट को ग्रो करना है, तो फिर मैं लिटरेचर के साइड पर ज्यादा फोकस हो गया। मैंने आज में लिटरेचर फेस्टिवल किया, और मैं उस काम को ज्यादा काम करने लगा, कंटेंट वाले काम पर काम फोकस किया। वो सब चलता रहा कि अगर मतलब गुलजार छैया लिखते हैं तो वो आंधियों का भी गीत लिखते हैं, वो एक अलग बात है। तो वो मेरा अपना सफर था कि मैंने सारे चैनल पर गया, और ऐसी स्थिति में भी आ गया कि आज चैनल पर नहीं भी जाता हूं तो अपनी शर्तों से अपने आप को ग्रो करना है, वो बेसिकली ऐसी बात। बिल्कुल।
तो सर वहां पे क्या सीन रहता है, जैसे आपने चैनल्स का बताया, तो उसका क्या सीन रहता है कि आपको बुलाया जाता है, बुलाने के बाद कुछ आपकी कंडीशंस होती है या फिर चैनल की कंडीशंस होती है, क्या चीज रहता है वहां का पूरा देखिए क्या है, पर्सपेक्टिव? हर चैनल का अपना सिस्टम है। जैसे लाफ्टर चैलेंज का अलग सिस्टम था, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म दे रहा था हमको, हम्म। पहला था। और उसके हम्म। बाद जब हमको वहां से पोजीशन मिल गई, रनर्स अप बन गए, ये बन गए, उसके बन गए, फिर उसके बाद हम पैसे वैसे कोट करने लग गए। हर चैनल हम्म। की अपनी कोटिंग होती है, कोई कुछ एक्स अमाउंट देता है, कोई वाई अमाउंट देता है, ठीक है ना। हम्म। हर चैनल हम्म। का अपना एक सिस्टम होता है। कोई एक दिन में 16 एपिसोड भी शूट कर लेता है, कोई हम्म। 16 दिन में एक एपिसोड शूट नहीं कर रहा होता है। उसका ओके। अपना सिस्टम होता है, ये कोई आप नहीं कर सकते। लेकिन मोटा मोटी उसके बाद जब हम ज्यादातर चैनल्स पर जाते थे तो भाई एक अमाउंट हमारे साथ तय होता था, हमें शूट कर लेते थे, और उस शूटिंग के हम्म। सारे अधिकार उनके होते थे। उसे कितनी बार हम्म। दिखाएं, उसको किस तरह एडिट करें, किस तरह ना दिखाएं, फिर उसके बाद हमारा कोई क्लेम नहीं होता है। ओके। तो सर अभी देखा जाए कि पुराने टाइम में जब आपने स्टार्ट किया था और अभी जो नए कवि आते हैं, उनमें आप क्या डिफरेंस पाते हैं, कि आपको क्या लगता है कि यार ये चीज ये सही है, गलत है, उसके बारे में कुछ? देखिए क्या होता है, वैसे तो हर आदमी हर बाप ये कहता है कि आजकल की औलाद बेकार है। वो तो मतलब एक बहुत मोटी सी बात है कि नया कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं हम्म। ये नहीं मानता कि नया भी आ रहा होगा। कि दरअसल क्या है कि हर समय में मोड ऑफ एंटरटेनमेंट बदल गए जाते हैं, थोड़े थोड़े से हम्म। 10-20 साल में। एक समय बिल्कुल। था जब प्रिंट मीडिया था, फिर बिल्कुल। उसके बाद ऑडियो मीडिया आया, बिल्कुल। उसके बाद विजुअल मीडिया क्रिएटिव आया, मीडिया है। विजुअल मीडिया के बाद रेगुलर मीडिया आया, अब सोशल हम्म। मीडिया आ गया है। इसके बिल्कुल। आगे भी तो अब क्या है, जब मोड ऑफ एंटरटेनमेंट बदल रहे हैं, प्लेटफॉर्म बदल रहे हैं, हम्म। तो मोड ऑफ टेलेंट भी ज्यादा डेंस आ रहा है, उसमें भी कहीं हम्म। ना कहीं चेंज है। मतलब मैं अपने नजरिए से उनको हर जगह नहीं नाप सकता। आज की हम्म। स्टैंड अप कॉमेडी ज्यादा इंस्टेंट है, ज्यादा मारक है, और शायद हम्म। मेरी नजर में हो सकता है ज्यादा वल्गर हो। लेकिन आज की हम्म। जनरेशन उसे बहुत एक्सेप्ट करती है, इसलिए वो मेरी नजर से कोई मतलब नहीं होता। एक होता ना कि ओके। आप एक टर्मिनोलॉजी, हमारे समय में साला कहना भी बुरी बात मानी जाती थी। बिल्कुल। आजकल बिल्कुल। बिल्कुल। गाने में ही आ रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो एक समय बदल गया, उसको आप कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल। बिल्कुल। जैसे अगर देखा जाए कि आपके टाइम में सिर्फ आप ही बोल रहे होते हैं सामने और लोग आपको सुन रहे थे, लेकिन अब के टाइम में अगर आपकी पोएट्री कहीं चल रही है तो पीछे से म्यूजिक भी आ रहा है और कुछ ना कुछ ऐसा चीजें मिक्सिंग है। नहीं देखिए, वो आप यूं भी नहीं समझे। क्या होता है कि हर चीज का प्रोफेशनलिज्म जब हुआ ना, हम्म। हमारी कई कला हैं इसलिए मर गई कि वो प्रोफेशनल नहीं हो पाई। कठपुतली मर गई, हम्म। कव्वाली मर गई, हम्म। है ना, मुजरे मर गए, क्योंकि वो हम्म। समय के हिसाब से प्रोफेशनल नहीं हो पाए। ओके। आज आदमी एक टाइम में सब चीज देखना चाहता है। वो कविता हम्म। भी सुनना चाहता है, उसमें एक्टिंग भी देखना चाहता है, उसमें म्यूजिक भी देखना चाहता है, उसमें सब चीज देखना चाहता है और वहीं छोड़ देता बिल्कुल। है। बिल्कुल। तो हमें बिल्कुल। प्रोफेशनल होने की जो मांग है, हम्म। इसके इसी तहत ये सब हो रहा है। ओके। आज हमारा कुमार विश्वास है, पूरा म्यूजिकल बैंड चलाता है, उसमें क्या है। हम्म। ओके। तो अगर देखा जाए एक कवि जो होता है, अगर सिर्फ और सिर्फ कविता के बेस पे अपना घर चला सकता है क्या सर? देखिए अगर कवि है तो उसे घर चलाने की सोचनी ही नहीं चाहिए। मतलब घर चलाना सबसे, देखो घर चलाना सबसे छोटा काम है। दुनिया ओके। दुनिया का हर जानवर, छोटे से चींटी से लेकर हाथी तक और डायनासोर तक, अपना पेट हाँ। भर लेते हैं। और घर चलाने का मतलब पेट भरना होता है। तो हाँ। पेट भरने के लिए कवि नहीं सोचता। अच्छा। तो पेट ओके। यार कलाकार कवि ये सोचते ही नहीं है। वो तो हर जानवर भर रहा है, उसमें आदमी भी हम्म। भर रहा है। बट अभी का अगर टाइम देखा जाए, जैसे शुरुआत में ये होता था कि आप यही बोला जाता था कि बच्चे को आपके पढ़ाई करो और सब कुछ क्या। हेलो। बफरिंग पे चला गया, हाँ वापस बताता हाँ हूँ मैं। हाँ। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं जब पढ़ाई करता था, ठीक है, तो उस टाइम में मुझे यही बोला जाता, एग्जैक्टली सारे बच्चों को उस टाइम यही बोला जाता कि आप पढ़ाई करो और फिर उसके बाद आप एग्जाम एग्जाम फाइट करना, देन अपने जॉब पे जाना। लेकिन अभी के टाइम में देखा जाए तो बच्चे शुरुआत से ही इन चीजों में लग जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया वाले पोर्शन, अपने वीडियोस डालना। तो वो कितना सही है या कितना गलत है आपके अकॉर्डिंग? देखिए मेरे ख्याल से, देखो क्या है कि दो स्थितियां हैं। हम एक तो हम्म। इरादतन होता है, एक आदतन होता है। मैं हम्म। कौन सा कवि हूं, इरादतन हूं या आदतन हूं? मतलब पैदाइशी हूं या बन रहा हूं? जैसे यार ओके। मुझे अभी मेडिकल स्टोर की दुकान खोलनी है, ये मेरी, अब मैं ये नहीं यार मैं कवि बन जाता हूं। इस तरह हाँ। से कवि बनना अलग बात है।
एक होता है ना, मैं हुई कवि यार, मैं कुछ कर ही कवि। नहीं सकता। हाँ। तो यार, तो आज तक अब क्या है, ये सोशल मीडिया पर जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, वो ज्यादातर इरादतन लोग हैं कि यार चलो ओके। यार यही काम करके देखते हैं, बड़ा मजा आएगा, स्टैंडर्ड कॉमेडियन बन जाते हैं। हंसी उनको खुद को मतलब अपने चेहरा देख के नहीं आ रही है, उनके पास मतलब होता ना जीवन में कोई हंसी नहीं है, चेहरे को देख लो तो 3 दिन रोटी नहीं भाए, लेकिन वो बिल्कुल हंस से कभी बने पड़े हैं। तो वो, बिल्कुल। अब दुकान तो आप कोई सी खोल लो, वो हम्म। होती है, ये दुकान की तरह नहीं है काम, कला ओके। दुकान नहीं है। ओके। तो अभी सर जो लोग लिखना चाहते हैं या फिर पोएट्री वाला पोर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए, किस तरह से उनको शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप जो भी लिखना चाहते हैं, मेरा ये है कि आप चाहे यूट्यूब वगैरह पर भी आप कविता वगैरह सुनते हैं, हम्म। आप अच्छी तरह से अच्छे लोगों को पढ़िए और सुनिए, हम्म। और अपना आकलन आदमी को पता होता है मैं क्या कर रहा हूं। अपने आप को ये ना मानो कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, काम करते रहिए, उसमें दम होगा तो रिकॉग्निशन मिल जाएगा बस। ओके। वरना क्या होता है कि हम जनरली बहुत थोड़ा सा काम करके उस अहंकार में आ जाते हैं कि यार हम तो बड़े कवि हैं, तो फिर वो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ओके। तो ग्रोथ तो कीजिए, सर, सबसे बड़ी बात है। ओके, तो सर आपके अकॉर्डिंग अभी के टाइम में, अभी आप भी सुनते होंगे किसी न किसी को, तो आपके टाइम पे आपको कौन सा लगता है कि हाँ ये अच्छा कंटेंट लेके आता है, ये अच्छा बोलता है? कई कवि हैं साहब इस समय, जैसे मैं, बहुत सारे हमारे नए लड़के आ रहे हैं, लड़की मनीषा मनीषा है, हमारे शहर में एक गौरव दुबे है लड़का, अच्छे हम्म। कंटेंट लाते हैं। और शायरी में देखता में बहुत सारे नए शायर आते हैं, और नए हम्म। हास्य कवि भी आ रहे हैं। ठीक है, वो कभी हमारी नजरों से नहीं भी चूक भी जाते हैं, लेकिन नए लोग आ रहे हैं, ओके। ऐसा नहीं है। तो सर अभी मैं सेशन खत्म करूंगा, लेकिन सेशन खत्म होने से पहले सर आपकी जो बेस्ट कविता है, एक बार आप ऑडियंस के सामने कोई सी जो आपकी यार मर्जी हो वो। अब देखो, मेरे को तो कोई बेस्ट लगती नहीं, मेरे को सभी बेस्ट लगती है, क्योंकि मैं अपनी तो जो कोई आपकी कवि मर्जी हो एक। यार मैं कौन सी कविता सुनाऊं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर हाँ सर, मुझे एक चीज याद है कि अभी एक प्ले हुआ था हमारे साथ, आपने प्ले किया था गांधी। तो हाँ, सर गांधी पे, गांधी जिंदा है, तो उसके बारे में कुछ बताया मैंने, मैंने आज उसकी गांधी पर प्रेरणा एक कहाँ पोस्ट, से? गांधी, देखिए क्या है कि ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही जरूरी सवाल है। मैं शुरू से, जैसे हम अपने हमारे समय में हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, नाना दादा, उस समय की एक हम्म। परिपाटी थी कि उसमें एक सादगी होती थी, उस सादगी को हम्म। लेकर हम पले बढ़े हैं। और जब मैं सादगी हम्म। को समझ रहा था, सोच रहा था, तो गांधी एक बड़ा नाम, और मैंने फिर उसको पढ़ना जब चालू किया, शुरू में तो वही मोहनदास हम्म। करमचंद गांधी, मैंने कुछ किताबें पढ़ी, तो मैं जितना जितना गांधी को पढ़ता चला गया, तो मुझे लगा हम्म। कि यार फिर देश दुनिया में भी घूमने को मौका मिला, तो हर जगह हम्म। हिंदुस्तान को गांधी के नाम से जानते हैं, गांधी एक। और फिर मैंने हम्म। उस नाटक में आपने देखा भी, पढ़ा भी, देखा भी कि गांधी बिल्कुल कितना बिल्कुल। बड़ा कॉन्सेप्ट है। और दूसरी चीज क्या हुई कि जब मैं कवि सम्मेलनों में आया, तो सबसे बुरी बात यह थी कि कवि सम्मेलन का बड़ा कवि भी, ऑडियंस भी हम्म। सतही थे, वो गांधी को समझते नहीं थे। वो ये मानते हम्म। थे भगत सिंह का दुश्मन गांधी है, सुभाष चंद्र बोस का दुश्मन गांधी है, देश को बर्बाद गांधी ने कर दिया, दंगे गांधी ने करवा दिए, गांधी फलाना है। क्योंकि क्या था कि हर जगह, हर समाज में एक वर्ग हम्म। होता है जो आपको नहीं छू पाता, तो वो आपकी कमियां निकालकर प्रचारित करता है। मान हम्म। लीजिए आप मुझे नहीं छू पा रहे हो, तो क्या करोगे, आपकी रासबिहारी गौड़ में ये है वो है 50, और सनसनी की या र्यूमर की गति तेज होती है, पर हम्म। हालांकि उसकी कोई स्थायित्व नहीं होता। पर एक बहुत बड़ा बिल्कुल। वर्ग था जो इन अवधारणाओं से, इन गलत सूचनाओं से भरा पड़ा था। तब ओके। मेरे अंदर, मैंने गांधी को और पढ़ा और गांधी को और जाना, जितना जाना, तो मैंने गांधी पर कई कविताएं भी लिखी, लेख भी लिखे, काम भी करता रहता हूँ। तो हम्म। गांधी आज के समय में भी, मैं ये बात कहकर बात खत्म भी करूं तो कोई बुराई नहीं है, कि अगर किसी भी समस्या का समाधान दुनिया में मुझे लगता हम्म। है तो वो गांधी के पास है। गांधी ओके। त्याग और तपस्या और सादगी की प्रतिमूर्ति है। आप त्यागना शुरू कर दीजिए, आपको मिलना चालू हो जाता है। ओके। नाइस। दुनिया का फलसफा है। ओके। तो सर जाते से पहले मैं चाहूंगा कि गांधी पर ही आप कुछ अपनी लाइनें सुनाएं। अच्छा, वो गांधी पर आपके नाटक में भी कविता थी, चलो वो सुना देता हूँ, क्योंकि वो छोटी सी कविता भी बिल्कुल। ठीक रहेगी। रे बापू सुन, हम तेरे 125 करोड़ बच्चे हैं, मन और आत्मा से देख कितने सच्चे। मैं कितने उनके सच्चे हैं। स्टेचू से बात कर रहा हूँ, ये मान के चले आप, और गांधी से हम्म। बात करते हुए।
हे बापू देख हम तेरे 125 करोड़ बच्चे हैं, मनोनात्मा से देख कितने सच्चे हैं, तू स्वर्ग में मस्ती से सो रहा है, भारत में तेरा हर सपना साकार हो रहा है। सब कुछ होते हुए तू धोती लंगोटी में झूमा, बैरिस्ट्री पढ़ के भी तू सड़कों पे घूमा, हम तेरे उन्हीं आदर्शों पे चल रहे हैं, करोड़ों पढ़े लिखे सड़कों पर ही पल रहे हैं। नंगे बदन के लिए कपड़ा आज भी एक समस्या है, बापू ये तेरा त्याग तेरी तपस्या है, तेरी तपस्या में निखार हो रहा है, भारत में तेरा हर सपना साकार हो रहा है। कविता बहुत बड़ी है, आज इतना ही बहुत। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर, आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, और आपका टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे 100% हम वापस जुड़ेंगे। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार भैया, नमस्कार। बंद कैसे करते हैं, हो गया बंद। ओके, सो आज हमारे जो गेस्ट थे राज बिहारी सर, आप लोगों ने इनको सुना, उन्होंने हमें इतनी सारी चीजें बताई है कि उनका सफर जो स्टार्ट हुआ, किस तरह से उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, किस तरह से उनका पोर्शन जो चुनते थे वो सारी चीजें कि, और आज के समय में जो लिखा जा रहा है, सारी चीजें उन्होंने बताई हमें। और इवन गांधी जी के बारे में, जिनका अभी प्ले हुआ था थोड़े दिन पहले कलामकुर रंग मंडल के कलाकारों के साथ उन्होंने किया था, गांधी जिंदा है, उसके बारे में उन्होंने बताया, अपनी कविता सुनाई। तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और आप लोगों ने पोइट्री के बारे में कुछ अच्छा जाना होगा। और मैं बता दूं कि कुछ ही दिनों में बाकी जो भी सेशंस में डाल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ, सारे के सारे यूट्यूब पे मेरे चैनल पे आ जाएंगे, मेरे निखिल धवन के ऊपर चैनल का नाम है मेरा। साथ ही कल हमारे जो गेस्ट होने वाले हैं वो हैं अवार्ड विनिंग राइटर और डायरेक्टर मिस्टर अभिमन्यु कनौदिया जी, जो कि बहुत सारी उन्होंने फिल्म की हैं, और शॉर्ट फिल्म्स उनकी कई जगह पे प्रचलित हुई है, कई सारे अवार्ड्स ने जीते हैं। तो कल वो हमसे बात करने वाले हैं, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग कल हमसे जुड़ेंगे और हमारी बातें जो है आपको अच्छी लगेगी, और मैं जो सेशन करता हूँ आई होप आप लोगों को अच्छे लगते होंगे। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें सुनने के लिए। घर पे रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।